नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ब्रेकिंग न्यूज सीधे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद टॉक्स यानी इस्लामाबाद में जो वार्ता चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, वो वार्ता खत्म हो गई। खत्म ही नहीं हुई बल्कि असफल भी रही। असफल क्यों रही, क्या कारण है असफल रहने का, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये वार्ता फेल हो गई है और इस वार्ता के फेल होने के बाद अब क्या ये जंग और भड़क उठेगी, एक बड़ा सवाल यहां पे पैदा होता है। और इन सब के बीच ये भी बात आती है, ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर बात क्या क्या हुई और बात बनी क्यों नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पे कि बात बन क्यों नहीं पाई। और ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि पूरे 21 घंटे, जी हां पूरे 21 घंटे बातचीत चली है। 21 घंटे दोनों पक्ष, एक तरफ अमेरिकी पक्ष जहां 300 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आए थे, इस प्रतिनिधिमंडल, इस डेलीगेशन में, अमेरिकी डेलीगेशन में 300 लोग, और इधर ईरानी डेलीगेशन में 80 के लगभग 80-86 लोग आए थे। और लेकिन कल आपने देखा कि ईरान जब आया तो ईरान ने क्या कुछ किया। और वो सबसे पहले अपने इस पूरे डेलीगेशन और इस प्रोसेस का नाम ही उसने मिनाब 168 रखा था। जिस फ्लाइट से वो आए उस फ्लाइट का नाम भी मिनाब 168, और उसके पहले 4 सीट पे, पहली जो 4 सीटें हैं उस पर उन बच्चियों की तस्वीरें और उन बच्चियों के बैग्स, उनके जूते ये रखे हुए, उनके बैग में जो भी सामान वो सब रखा हुआ, और ये बताने की कोशिश कि आपने हमारे साथ क्या किया है इसको देख लीजिए। पूरी दुनिया को दिखाया। जेडी वेंस आए और जेडी वेंस वापस जा रहे हैं। ये जेडी वेंस वापस जाते हुए एयरफोर्स जो 2 है, आपको ये जानकारी है ही कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान का नाम जो है वो एयरफोर्स 1 है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके विमान का नाम एयरफोर्स 2 होता है। एयरफोर्स 2 से वो वापस गए अपने देश में। देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनके विमान का नाम एयर इंडिया 1 हुआ करता था, लेकिन अब एयर इंडिया जो है वो बिक गया है, टाटा के पक्ष में है, टाटा की कंपनी बन चुका है। लेकिन यहां हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, बात पाकिस्तान में हुई। ये वार्ता असफल क्यों रह गई, इस वार्ता के असफल होने के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, इस वार्ता के असफल होने के बाद क्या ईरान में जंग और भड़केगी। लेकिन जेडी वेंस सबसे पहले सुबह 7:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। इससे पहले 21 घंटे, और इन 21 घंटों में कम से कम 12 बार, जी हां 1 दर्जन बार वो अपने राष्ट्रपति से बात करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत होती है। उस बातचीत में यहां जो भी चल रहा है नेगोशिएशन, उस नेगोशिएशन को वहां पहुंचाने और उसके बाद वहां से उनसे विचार विमर्श करके इस नेगोशिएशन को और आगे बढ़ाने की कोशिश वो करते रहे जेडी वेंस। लेकिन क्या कारण था कि ईरानी पक्ष जो है वो उनके प्रस्तावों को नहीं माना। प्रस्ताव क्या थे अमेरिका की तरफ से, प्रस्ताव क्या थे ईरान की तरफ से। ईरान के प्रस्ताव ऑलरेडी 10 प्रस्ताव हम लोगों के सामने थे, जिसमें ईरान ने सीधा सीधा कहा था, जब वो आ रहा था ईरान तब उसने कहा था कि हमारे फ्रीज अमाउंट जितने भी हैं, फ्रीज एसेट्स जितने हैं उसको आप ओपन कर दीजिए। एक तो पहला था जिसमें से कुछ ओपन होने की बात भी सुनी गई थी, लेकिन उसके अलावा ईरान की जो बातें थी उसमें सैंक्शंस जितने भी लगाए हुए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस, उसको खत्म कर देना। लेबनान को लेकर भी बात थी कि लेबनान और इस एरिया में जितने, चाहे वो लेबनान हो, हुती हो, हमास हो, इन सब के ऊपर जो जंग आप लोगों ने जारी रखी हुई है उस जंग को भी तत्काल प्रभाव से रोकिए, ये प्रस्ताव भी था। प्रस्ताव ये सारे बता रहा हूं जो ईरान की तरफ से दिए गए थे। एक प्रस्ताव ये भी था कि यूरेनियम संवर्धन जो है, यानी परमाणु का कार्यक्रम, वो हमारा जारी रहेगा। हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे लेकिन हमारा यूरेनियम संवर्धन का कार्य जारी रहेगा, ये प्रस्ताव भी था। इनके ऊपर यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रस्ताव जो है उसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। IAEA के प्रस्ताव को खारिज किया जाए। ये सारी बातें थी जो पहले से डिमांड में थी ईरान की तरफ से। लेकिन आखिर क्या हुआ कि अमेरिका जो पहले कहता था कि इसी बेस पर, इसी आधार पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, वो बातचीत फेल आखिर क्यों हो गई। ये बड़ा सवाल आता है। इस्लामाबाद टॉक्स क्यों फेल, और इस फेल होने के बाद क्या आगे होगा, क्या फिर से जंग भड़केगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बीच बीच में जंग भड़काने की बात करते रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच अब जंग भड़कने वाली है, फिर से जंग उसी हिसाब से शुरू होगी क्या। लेकिन इस बीच कल रात को एक खबर और भी आई थी, एक्स पर लिखा था इजराइल के PM
बिन्यामिन नेतन्याहू ने, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ईरान पर हमले हमारे जारी रहेंगे। बातचीत चल रही है लेकिन हमले जारी रहने की बात, रखने की बात वो कह रहे थे बिन्यामिन नेतन्याहू। तो आखिर क्यों कह रहे थे, और इसके बीच अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका पर भरोसा आखिर क्यों नहीं होता है ईरान का? ईरान पहले से कह चुका है कि हमको इजराइल की तो बात ही मैं नहीं करता, हम लोग बात नहीं करते, लेकिन बात अगर अमेरिका की करें जिनके साथ हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, और लेकिन हमको अमेरिका पर भरोसा नहीं। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं है? ये सारी बातें, लेकिन इन सबके बीच जब बातचीत के बाद 21 घंटे की बातचीत, दौड़ पे दौड़, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, बिना सोए, बिल्कुल जगे, और इस बातचीत में इसहाक डार और आसिम मुनीर ये दो शामिल रहे लगातार। उससे पहले वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, दोनों दलों की, दोनों पक्षों की, दोनों पक्षों के डेलीगेशंस की, और उसके बाद फिर बातचीत का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद जब खत्म होता है तो ये बेनतीजा खत्म होने के क्या मायने हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाना दिखाना चाहता हूं कि क्या कहा जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पहले देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, और उससे भी इस पूरी बातचीत से क्या कुछ निकल के आया है, और बातचीत के एक एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे। क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, घंटावार, वो सब आप तक हम लेकर आएंगे। लेकिन पहले देखिए क्या कह रहे हैं जेडी वेंस। पहले उनके बयान को सुनते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या है उसको हिंदी में आप तक लेके हम आएंगे। सुनिए। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो सुन रहे थे आप, यहां पर जेडी वेंस को इन्होंने साफ साफ कहा है। क्या कहा है जरा स्क्रीन पे लेके आइए, हिंदी में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। पाकिस्तान ने बातचीत को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में अच्छा काम किया। पाकिस्तान की तारीफ है और तारीफ होनी चाहिए। अच्छा काम किया ताकि एक समझौता हो सके। हम 21 घंटे से इस पर हैं, लेकिन बुरी खबर है, जी हां, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। हमने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी, यानी इनकी जो लाइन थी उसको इन्होंने साफ साफ रख दिया। उन्होंने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, यानी ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। बातचीत में जो भी कमियां थीं वे पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं। उन्होंने शानदार काम किया। पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और जेडी वेंस यहां पर साफ साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने शानदार काम किया लेकिन ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी। ये यहां पर कहना ये बहुत मायने रखता है, लेकिन ईरान ने कौन सी बात नहीं मानी ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी बात नहीं मानी कि उठकर चले गए जेडी वेंस। और हम इंतजार कर रहे हैं ईरानी पक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ईरानी पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं, ईरान के पक्षकार क्या कहते हैं वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है इस वार्ता के बाद। इस वार्ता के फेल होने के बाद विदेश मंत्रालय ने जो टिप्पणी की है वो भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, क्या कह रहा है विदेश मंत्रालय। देखिए, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे स्थायी शांति और समृद्धि हासिल की जा सके। यानी यहां पर साफ साफ है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है, यानी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष सकारात्मक भावना से, पॉजिटिविटी के साथ यहां से निकल के गए हैं और आगे बढ़ेंगे, यानी बातचीत होगी। यह बातचीत यहीं रुक गई है, खत्म नहीं हुई है, रुक गई है, और जिसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के ऊपर इस जिम्मेदारी को डाल दिया है। 21 घंटे की बातचीत से क्या निकल के आता है, आखिर क्यों जेडी वेंस, ये देख लीजिए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यानी यहां साफ साफ
साफ दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे पे वो जो मुस्कान होनी चाहिए, ये इस बॉडी लैंग्वेज थोड़ा पहचानने की कोशिश हम करते हैं। देखिए यहां पर बॉडी लैंग्वेज, जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, बहुत दुखी मन से अपनी बात यहां रख रहे हैं, लेकिन दुखी मन से क्या किसी ने इन्हें दुखी कर दिया या अपने कर्मों से ये दुखी हुए हैं, ये तो समझने की बात है। इस पर भी हम लोग इनके बॉडी लैंग्वेज के साथ इस पर भी बात विचार करेंगे, लेकिन जेडी वेंस का यहां जो रुख है वो साफ दिखाता है कि अमेरिका यहां से अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, ईरान अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच की ये बातचीत फेल हो गई है। और इस्लामाबाद टॉक्स जिसको हम कह रहे थे, ये टॉक्स पूरी तरह से फेल का मतलब है कि ये जंग अब आगे दूसरी दिशा में बढ़ने वाली है। इस जंग में अब क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी विचार करेंगे हम। ईरान से हमारे साथी जुड़ेंगे पाकिस्तान से भी हमारे साथी, और दो हमारी सहयोगी इधर जुड़ी हुई हैं स्टूडियो से। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे दोनों सहयोगियों को, आंचल और आराधना, आप दोनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप दोनों लगातार फॉलो कर रही हैं और आप दोनों लगातार इन खबरों पे बनी हुई हैं कि आखिर इस जंग में क्या क्या हो रहा है। पहले दिन से आज लगभग 45 दिन हो गए और 45 दिन से लगातार आप लोग रिपोर्टिंग कर रही हैं दोनों इस पर। आराधना, आपसे समझना चाहता हूं पहले कि आखिर यहां जेडी वेंस ने कहा जो कुछ कहा है और इससे क्या निकल के आता है। 21 घंटे की बातचीत और इस बातचीत के फेल होने के मायने क्या हैं, मायने पे जाएं, लेकिन उससे पहले बातचीत फेल क्यों हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल। सबको यही समझना है कि बातचीत फेल क्यों हुई, क्यों आखिर यहां से बिना मतलब खाली हाथ क्यों लौट गए जेडी वेंस, और खाली हाथ क्यों लौट रहा है ईरान। क्या ईरान ने यहां घुड़की दे दी, क्या ईरान ने अमेरिका को यहां उसकी औकात बता दी, क्या ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया खाली हाथ लौटने के लिए। ये सारे सवाल हैं, जरा इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। खबरों के आधार पर क्या कह रहा है, खबरें क्या कह रही हैं, तस्मीन जो उनका न्यूज एजेंसी है ईरान की, वो क्या कह रही है, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल राजीव जी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो आ रही हैं, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन सब का सार यही है कि फिलहाल ये वार्ता फेल हो चुकी है। इस वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई है, ना तो ईरान और अमेरिका किसी मुद्दे पर पहुंच पाए कि इस जंग का हल निकाला जा सके, ये जो सीजफायर है उसे पूर्ण रूप से लागू किया जा सके, इसे स्थायी बनाया जा सके। इस हल तक दोनों पक्ष नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे तो इस बात की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह ईरान अपनी मांगों पे अड़ा हुआ था, उससे साफ था कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। वो इस पूरे जंग में कहीं भी नहीं झुका है, अपने मुद्दों को लेकर वो मुखर रहा है। ये जंग ही इस वजह से शुरू हुई क्योंकि ईरान नहीं झुका अमेरिका की धमकियों के आगे। तो ऐसे में जब वार्ता में आमने सामने की भी बैठक हुई, तो इस दौरान भी ईरान नहीं झुका, वो अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ था। जैसा कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई बताते हैं कि तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। 10 मांगे जो ईरान की थी उन पर तो चर्चा हुई, और इन सब में शामिल था हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा, परमाणु मुद्दा, मुआवजा, जो युद्ध में जितना नुकसान ईरान को हुआ है उसका मुआवजा दे अमेरिका और इजराइल, वहीं प्रतिबंध जो लगे हैं ईरान पर उन्हें भी हटाना है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ना सिर्फ ईरान के साथ जंग बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जो भी जंग चल रही है, जहां भी संघर्ष चल रहा है, उन सबको खत्म करना, ये तमाम मांगे थी जो ईरान की, इन सब पर चर्चा हुई। लेकिन अमेरिका कहीं भी ईरान की मांगे मानने को मंजूर दिखाई नहीं दिया। एक तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमने तो बेहतरीन प्रस्ताव दिया था ईरान को, लेकिन वो उस पर सहमत नहीं हुआ। लेकिन ईरान का भी यही कहना है कि हमारी जो मांगे थी वो अमेरिका ने नहीं मानी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी भी चीज पर सहमति नहीं जताएंगे, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये बैठक नहीं हो पाई। खासतौर पर 3 मुद्दे राजीव जी, जो 3 मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं कि इन 3 मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। उसमें पहला था ईरान का यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम। आप जानते हैं कि चाहे 2025 की जून में जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग थी, या फिर इस साल ये जो जंग पिछले 40 दिनों से चली आ रही थी, इस पूरी जंग, ये दोनों ही जंग का मूल कारण जो अमेरिका और इजराइल ने बताया था वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। उनका दावा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, हालांकि ईरान ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसका तो कहना था कि हमारे तो सुप्रीम लीडर, जो दिवंगत सुप्रीम लीडर कहेंगे आप, आयतुल्ला अली खामेनी, उन्होंने तो फतवा जारी कर रखा था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम संवर्धन हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए है, यानी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो हम यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने यही आरोप लगाते हुए
तमाम धमकियां दी पहले ईरान को, और उसके बाद जब नहीं झुका तो जंग छिड़ गई। तो ये जंग अब जब खत्म करने की भी बात आ रही है कि युद्ध विराम जो अस्थायी रूप से अभी 2 हफ्ते के लिए लगा हुआ है उसे आगे बढ़ाया जाए, उसे स्थायी रूप से लागू किया जाए। इसमें भी अमेरिका और इजरायल, अभी तो इस वार्ता में अमेरिका शामिल है, तो प्रमुख रूप से अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है कि वो ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी छूट दे। ईरान की सीधी सी मांग है कि ये हमारा अपना कार्यक्रम है, हम परमाणु संवर्धन, हम यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका अभी इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये वार्ता कहीं ना कहीं बेपटरी हो गई है। इसके अलावा 2 और प्रमुख मुद्दे हैं। इसमें से एक है हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 28 फरवरी से पहले की तरह शिपिंग का काम। ईरान का कहना है कि इस पर हमारे दबदबे को मान्यता दी जाए, हमारे कंट्रोल को मान्यता दी जाए। जिस तरह इससे पहले ये सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी ईरान की, क्योंकि उसने इस क्षेत्र को भी सुरक्षित बनाकर रखा हुआ था जब तक कि अमेरिकी सेना वहां नहीं गई, जब तक कि अमेरिका और इजरायल ने वहां जंग नहीं छेड़ी, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था। कोई खतरा नहीं था, कोई हमले नहीं थे, सब कुछ, ना ही दुनिया में कोई ऊर्जा संकट था। लेकिन जब अमेरिका और इजरायल ने हमला किया, उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट भी असुरक्षित हो गया, वहां से जहाजों का आवागमन रुक गया। तो ईरान ने एक तरह से बता दिया कि इस स्ट्रेट के रक्षक हम हैं, तो आपको हमारे इस योगदान को मान्यता देनी होगी। लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। वहीं तीसरी शर्त कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इजरायल का सैन्य अभियान है उसे भी रोकना पड़ेगा। मतलब पूरे पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चल रहे हैं उन सबको तो रोकना पड़ेगा, लेकिन प्रमुख रूप से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इजरायल का सैन्य अभियान है उसे रोकना पड़ेगा। और इसके लिए ना तो अभी अमेरिका तैयार हुआ और ना ही इजरायल तैयार दिख रहा है, क्योंकि इजरायल तो लगातार कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम नहीं करेंगे। हाँ, लेबनान की सरकार के साथ एक बार को बातचीत कर लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं राजीव जी, जिन मुद्दों पर ये बातचीत अटक गई है। यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रही हैं जिन मुद्दों पे, और ये समझना जरूरी। इस बीच कहा, ईरान ने कहा बॉल अब अमेरिका के पाले में है। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। और इस चर्चा में, और खासकर ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद बातचीत वो क्यों फेल हो गई और फेल होने के पीछे क्या कारण है, सब कुछ समझेंगे हम। ईरान क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान और ईरान से हमारे साथी जुड़ेंगे। और साथ में इधर हमारी सहयोगी यहां जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में, और कुछ साथी और जुड़ेंगे। सबके साथ पूरा फुल डे आज विश्लेषण आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन, रविवार का दिन, चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा आराम करते हुए आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है यहां पे। ईरानी मीडिया जो बातें यहां कह रहा है उसमें बॉल अब अमेरिका के पाले में है, ये ईरानी मीडिया का कहना है। बॉल अमेरिका के पाले में, यानी ये बात सही है कि ईरान ने जिन बातों को यहां रखा था, बातचीत में तर्क संगत पहल और प्रस्ताव रखे ईरान ने, यह बात कही जा रही ईरानी मीडिया की तरफ से। ईरान को बातचीत में कोई जल्दी नहीं है। ईरान चाहता है कि बहुत ही तर्कसंगत बातें और वो मुकाम तक पहुंचे। ये बातें, ये बात सिर्फ बातचीत तक ही खत्म ना हो, बातचीत को एक अंजाम तक पहुंचाया जाए। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। इन खबरों में आप देख रहे हैं कि और 3 प्रमुख बिंदु यहां पे, एक लेबनान की बात, एक हॉर्मुज की बात और एक परमाणु संवर्धन की बात। ये 3 प्रमुख रूप से यूरेनियम संवर्धन, और इन तीनों प्रमुख मांगों के बीच इर्द गिर्द पूरे के पूरे 21 घंटे तक बातचीत चलती रही। उसके अलावा बाकी चीजों पे सहमति बनी हुई है। यह भी आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि बाकी तमाम ईरान के जो तमाम मुद्दे हैं इस पर अमेरिका सहमत है। अमेरिका ने यहां पर अपनी सहमति जता दी थी कि हम आपकी हर बातें मान रहे हैं, लेकिन 3 प्रमुख मांग जो हैं आपकी, उस पर हमारी भी डिमांड है। पहली बात, यहां पर अमेरिका का कहना है कि परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम आपको परमानेंटली रोकना होगा, जिसको ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेबनान के साथ इजराइल अलग से बात करेगा, जिसको ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज के साथ, हॉर्मुज को आपको परमानेंटली खोलना पड़ेगा, जिसके लिए अब ईरान तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान का कहना है कि इससे पहले तो हॉर्मुज को हमने खोल रखा था, लेकिन आपने क्या किया।
मुझे जहां तक लगता है आंचल कि ईरान यहां पर हॉर्मुज को लेकर ईरान तैयार हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ईरान के जितने 150 बिलियन डॉलर के एसेट्स जो पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में 1987 के बाद से 79 के बाद से 1979 के बाद से जो दुनिया भर में जो फ्रीज किए हुए हैं सैंक्शंस लगा लगा के, वो पैसे यानी 150 बिलियन डॉलर अगर आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए खरबों अरबों रुपए की वैल्यू वो है, और वो आज की तारीख में। और इसके बाद ईरान को उतने पैसे नहीं चाहिए जिससे वो हॉर्मुज को फ्री कर पाए, यानी हॉर्मुज को फ्री करने के लिए उसके पास उतने पैसे ऑलरेडी पहले से हैं। हॉर्मुज का चैप्टर यहाँ क्लोज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ये लेबनान के बारे में और फिर इधर परमाणु संवर्धन के बारे में। ये दो बातों पर यहां पर ईरान तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बात यहीं रुक जाएगी, ये बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाले, एक आर्टिकल उन्होंने लिख डाला है सुबह सुबह। वो आर्टिकल, अब तो सोने जा रहे हैं, वो सो रहे हैं इस वक्त, बढ़िया खर्राटे लेके सो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सोते रहे या जागते रहे, लेकिन दुनिया को परेशान जरूर कर रहे हैं आज की तारीख में। और वो उन्होंने लिखा क्या है, पॉइंट बिंदुवार हम आप तक पहुंचाएंगे क्या लिखा है अपने आर्टिकल में। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, आपके पास आना चाहता हूं आंचल, कि क्या हॉर्मुज, लेबनान और साथ में हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और लेबनान और हॉर्मुज और परमाणु संवर्धन कार्यक्रम, इन तीनों के कारण क्या ये बातचीत लगता है आपको कि पूरी तरह से अब फेल हो गई है, आगे बातचीत नहीं होगी, दरवाजे सारे ईरान ने भी बंद कर दिए हैं, या कुछ और कारण है यहाँ पे? जी बिल्कुल राजीव जी, देखा जाए तो जिस तरीके से ये 21 घंटे तक बातचीत चली, उसके बाद ये जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही। उसके बाद जिस तरीके से ईरान का रुख सामने आया, ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा, बल्कि जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ये पहले भी साफ कर चुका था और अब एक बार फिर से वो अपनी शर्तों पर अड़िग है देखा जाए तो। और अब एक बयान भी सामने आया ईरान की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अब आगे कोई भी बातचीत नहीं होगी, अमेरिका को बस बहाना चाहिए था, वो कैसे ना कैसे करके इस बातचीत से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहा था, ये ईरान का कहना है। जिसके बाद ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अब इसके बाद कोई भी बातचीत नहीं होगी। और जो ये ईरान का बयान है, इसके बाद तो साफ साफ यही समझ में आता है कि हाँ, अब ईरान बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसको बातचीत करनी थी, वो बातचीत की टेबल पर आया, उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अमेरिका का जो रुख देखा गया वो काफी अलग था। जिस तरीके से देखा गया कि उसके शर्तें मानने से ईरान की मना कर दिया गया, जेडी वेंस ने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान की शर्तों को नहीं मानेंगे, तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी हम बातचीत को तैयार नहीं होंगे। और जो उम्मीद थी थोड़ी बहुत लोगों को, कई लोगों को उम्मीद थी, कई देशों को उम्मीद थी कि शायद ये जो बातचीत होगी ये सफल हो जाएगी, यहां से कोई ना कोई हल निकलेगा, जिसके बाद ये जंग रुक जाएगी और आगे ये जंग जो यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए जो ये जंग बेनतीजा रही है, उसके बाद यहां पर जो उम्मीद थी एक, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से ईरान ये साफ कर चुका है कि जब तक उसकी शर्तों पर बातचीत नहीं की जाएगी, उसकी शर्तों को नहीं माना जाएगा, तब तक पीछे नहीं हटेगा। और इसमें जो शर्तें हैं, चाहे वो हॉर्मुज को लेकर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह को लेकर हो, लेबनान को लेकर हो, वो साफ साफ है कि क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका था कि हमारी 10 शर्तें हैं, आपको 10 की 10 माननी होंगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी साफ कहा था कि हम 200 पर बातचीत के लिए तैयार हैं, इसीलिए वो इस्लामाबाद पहुंचे भी, इस्लामाबाद में बातचीत हुई। लेकिन जिस तरीके से लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया गया है सीज फायर को लेकर, अमेरिका ने साफ कह दिया कि लेबनान को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इजराइल भी यही चाहता है। उसके बाद ईरान काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ईरान ने भी साफ कह दिया कि वो उसका सहयोगी है और उसको भी इसमें शामिल करना होगा सीज फायर में, उसी के बाद आगे बातचीत होगी। और अब जिस तरीके से ये बातचीत बेनतीजा रही है, उसके बाद पूरे पश्चिम एशिया पर संकट गहराता हुआ यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। आप सही कह रही हैं कि पूरे पश्चिम एशिया पर संकट गहराता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। गल्फ कंट्रीज भी चाह रहे हैं कि कहीं किसी तरह से ये वार्ता सफल हो। 21 घंटे की बातचीत प्रशांत जी, 21 घंटे की बातचीत, और सबसे बड़ी बात यहां एक बहुत ही असमंजस वाली हालत, दोनों पक्षों में भरोसे की अपार कमी, दोनों में कोई भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहा। और ऐसे में एक मंच पे लाना इन दोनों पक्षों को और 21 घंटे तक बातचीत की मेज पर इन दोनों को बैठाए रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर देखा जाए तो ये बातचीत अगर असफल भी हुई है
तब भी इसमें सफलता की बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। यहां से कम इतना तो है प्रशांत जी कि कम से कम ये दोनों पक्ष एक साथ आए, कम से कम इन दोनों पक्षों ने पिछले 48 घंटे 72 घंटे से सीज फायर तो कर रखा है। ये सबसे बड़ी बात आती है। यहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकाल करके देखनी होगी। और उसके अलावा जेडी वेंस बड़े बेआबरू होकर जो वापस लौट रहे हैं, 3 प्रमुख डिमांड ईरान की तरफ से, तीनों डिमांड पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यहां पर तकलीफ तो होगी ही। लेकिन आपको लगता है कि यह बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो बातचीत से ही खत्म होगा और यहां अमेरिका अपनी जो हरकतें दिखाता रहता है उस हरकत पे नहीं लौटेगा, इजराइल अपनी हरकतों पे नहीं लौटेगा। हालांकि बिन्यामिन नेतन्याहू कल रात को फिर धमकी दे रहे थे, रात को 12 बजे उन्होंने पोस्ट किया, 11-12 बजे, और देख रहा था मैं कि उसमें साफ कह रहे हैं कि ईरान पर हमारा हमला जारी रहेगा। तो नेतन्याहू चाहते हैं, क्योंकि आज रविवार है और उन्होंने अपने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दायर किया है कल कि अभी चूंकि जंग के हालात हैं इसलिए मेरी पेशी मत करवाओ। तो ये सारी चीजें, उनकी हालत जो है बिन्यामिन नेतन्याहू की समझ में आती है कि उनको जंग चाहिए ताकि कोर्ट में उनकी पेशी ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप तो जितना ज्यादा जंग में उलझेंगे उतनी ज्यादा उनके जो पैर है दोनों, उससे ज्यादा दोनों पैर उनके दलदल में धंसते जा रहे हैं। बुरी हालत में डोनाल्ड ट्रंप हैं, रात को नींद हराम है इसलिए आर्टिकल लिख रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले आर्टिकल लिखा है उन्होंने। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जो खलनायक है वो नेतन्याहू है। अगर नेतन्याहू यहाँ पे नहीं होता तो अमेरिका ईरान में रात में कोई ना कोई एक समझौता हो जाता। जो खबरें आ रही हैं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को देख रहा था या और खबरें देख रहा था, जो फरवरी 26 को जेनेवा में बातचीत हुई वो इस बातचीत से बेहतर थी, ज्यादा रिजल्ट उसमें आए थे। तो अब ऐसा क्या हुआ? तो अब ऐसा इसमें इसलिए हुआ राजीव जी कि अब हॉर्मुज का मामला है और हॉर्मुज को खोलने का मामला है। और इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं बंद किया होता तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति 300 लोगों के साथ इस्लामाबाद नहीं आते बातचीत करने। वो बम मारते रहते, मिसाइल मारते रहते। दूसरी बात कि हजारों टारगेट अमेरिका ने ईरान के ऊपर डाले हैं। जो खबरें आ रही हैं कि 13,000 टारगेट अमेरिका ने ईरान के ऊपर दागे, मिसाइल से, हवाई जहाज़ों से, ड्रोन से, तमाम तरीके से। उसके बाद भी ईरान का कुछ बिगड़ा नहीं, ईरान अपनी जगह बना रहा। ईरान के सबसे बड़े नेता को आपने मार दिया, मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उसके बाद भी ईरान लड़ता रहा। तो ये सब चीज़ें देखकर जो है वो अमेरिका को परेशानी तो है, इसलिए वो मिसाइल के स्टॉक पाइल्स को भी कम करना चाहता है। तो दूसरी अड़चन है, हॉर्मुज के अलावा दूसरी जो अड़चन है वो मिसाइल के जो स्टॉक पाइल है ईरान का, उस पर कोई अंकुश लगाना चाहता है। लेकिन जो कुल मिला के राजीव जी, आपने भी यूएसएसआर में रहते हुए शायद, क्योंकि मैं अब देख रहा था और याद आ रहा है मुझे, जब सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 के कोल्ड वॉर के समय बातचीत होती थी और वो बातचीत विफल होती थी, उस बातचीत के विफल होने का एक बड़ा कारण क्या होता था कि जो रशियन साइड थी, यूएसएसआर की साइड थी, ब्रेजनेव के समय की बात कर रहा हूँ, वो बहुत होमवर्क के साथ आते थे और अमेरिकन को जवाब नहीं मिलता था, रोनाल्ड रीगन को जवाब नहीं मिलता था और वो बातचीत विफल होती थी। एग्जैक्टली वही हुआ है। ईरान का 70 लोगों का डेलीगेशन जो आया, उसमें रिजर्व बैंक के लोग थे, उसमें लॉ के मिनिस्ट्री के लोग थे, उसमें फॉर्मर डिप्लोमेट थे। बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं और ईरानी भी बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं। और अमेरिकन यहाँ नेगोशिएशन में डाउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब देखिए कुशनर और बिटकॉफ क्या नेगोशिएशन करेंगे, अब क्या हम बात करें इस पे। हाँ, और जेडी वेंस को देखिए एक बात, लेकिन मैं जरूर सोच रहा था कि ये तो पत्रकार रहा है,
ये इससे पहले तो कम से कम CNN के लिए 2 साल इन्होंने पत्रकारिता की, इन्होंने लंबी पत्रकारिता वहाँ के मिलिट्री के लिए की है, और उसके बाद कम से कम अपने पत्रकारिता वाली बुद्धि ही लगा लेते पॉलिटिकल बुद्धि से बाहर निकल के। देखिए, जो गालिबाफ है कौन है? जोड़ दूं, फिर एक बात और जोड़ दूं, मुझे लगता है कि इनकी गलती ये रही कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 12 बार इस टॉक के बीच 21 घंटे में 12 बार इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा लिया। जी, तो ईरान की जो टीम थी, पहली बात कि गलीबाफ कौन है, जरा ये भी हम लोग देख लें। गलीबाफ वहां की एयरफोर्स के कमांडर रहे हैं, तेहरान के पुलिस चीफ रहे हैं, तो तमाम इंपॉर्टेंट पोजीशंस में वो रहे हैं और लंबा तजुर्बा है उनका डिप्लोमेसी का। और ईरान की 70 लोगों की जो टीम थी वो बड़ी काबिल टीम थी, बहुत होमवर्क के साथ वो आए थे, कानून, इंटरनेशनल लॉज सब कुछ उनकी डेस्क पे था। और दूसरी बात, कल रात को ईरान के राष्ट्रपति का भी ट्विटर पे देखा मैंने, और उसके पहले ईरान के उस उपराष्ट्रपति का भी था, उनका नाम है रज़ा आरिफ। तो रज़ा आरिफ साहब ने कहा था कि गलीबाफ इस्लामाबाद में ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ईरान के निज़ाम को, यानी रिजीम को। तो उनको पूरा मैंडेट था। जो टीम थी 70 लोगों की, वो बहुत एम्पावर्ड टीम थी और उनके पास होमवर्क पूरा था, चाहे वो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बातें हो। वो बहुत तैयारी के साथ वहाँ पे गए थे। और मुझे लगता है कि अमेरिकन्स का होमवर्क वैसा नहीं था। मुझे वही कोल्ड वॉर के समय की बातें याद आ रही हैं। उसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता था कि KGB ने अमेरिकन एम्बेसी को हैक कर लिया था और अमेरिकन एम्बेसी के तमाम सारी जो बातचीत थी वो KGB को मालूम होती थी, और इसलिए SALT I और SALT II विफल होते थे। अब यही स्थिति यहाँ पे आई कि बहुत होमवर्क के साथ ही आए। मुझे लगता है कि अमेरिकन टीम के पास वो होमवर्क नहीं था, वो जवाब नहीं था, वो कन्विंसिंग तरीके से उसको डील नहीं कर पाए। इंडियन समय के हिसाब से राजीव जी, सुबह लगभग 5 बजे तक ये बातचीत चली है, ये रात भर बातचीत चली है। सुबह मैंने 4 बजे उठ के देखा तो बातचीत चल रही थी पाकिस्तानी समय के हिसाब से, तब 4:30 बजा था इंडिया का। तो लगभग 5 बजे तक सुबह बातचीत चली है और रात भर बातचीत हुई है। और इस बार जो रात में बात हुई है वो ईरान और अमेरिका के टीम्स की आमने सामने बात हुई है। कल दिन में जो बात हुई थी वो एक तरीके से फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा था कि बारी बारी से अमेरिकन टीम मिली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, फिर ईरानियन टीम मिली, और फिर कुछ कई चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, और फिर ये रात में जो मैराथन मीटिंग हुई है वो लगभग 21 घंटे की जो बातचीत है, उस 21 घंटे में लगभग 10 घंटे तो अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत हुई है और पूरी टीम के साथ बातचीत हुई है। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पे हुए। एक बड़ा सवाल अभी के समय में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीज फायर अभी रहेगा या युद्ध दोबारा शुरू होगा। ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है कि इसका क्या होगा। ट्रम्प साहब फ्लोरिडा में चले गए हैं कोई मैच देखने, वो मैच देखेंगे, वहाँ से कुछ वो रात में हम लोगों के शाम के वक्त उनका कुछ ना कुछ आएगा फैसला इस बारे में। जब तक JD वेंस भी रास्ते में होंगे, वो पहुँचेंगे, 10 घंटे लगेंगे उनको पहुँचने में, तो तब हमको मालूम पड़ेगा कि यह सीज फायर का स्टेटस क्या होगा। लेकिन मुख्य मुद्दा हॉर्मोज का है, और हॉर्मोज नहीं होता तो अमेरिका बातचीत के लिए नहीं आता, और ईरान इसको नहीं गवाएगा इस मौके को। जी राजीव जी।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान इस मौके को आखिर क्यों गंवाएगा? ये एक बड़ा मौका है ईरान के हिसाब से भी, और ईरान यहां पर अपनी शर्तों पे आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। और यहां पर अमेरिका के सामने एक चुनौती और भी है प्रशांत जी। चुनौती ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें वो खिसक चुका है, उसको अगर और ईरान की बातों को मानते हुए अगर वो आगे बढ़ता तो फिर वो अपने ही हाथ से अपने पैरों को काटने वाली बात होती। यानी जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को आप काट रहे हैं, और ये शो होने देना नहीं चाहता था शायद अमेरिका। जेडी वेंस शायद इसीलिए लौट गए हैं, क्योंकि यहां पर ईरान की, और वो भी दो पक्ष जो बिल्कुल बम्बार्डिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ईरान अपने लगभग 100 टॉप लीडर्स को गंवा चुका है, और उसके बाद या टॉप लीडर्स ही नहीं, टॉप ऑफिशियल्स को भी गंवा चुका है। और ऐसे में अगर ईरान की बातें शर्तें मान ली जाएं, 21 घंटे आमने सामने बातचीत, पहले अलग अलग बातचीत फिर एक साथ बातचीत, ये सारी बातें होने के बाद अगर अमेरिका, और जबकि इसके बाद भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी 10 शर्तों में से मात्र 3-4 ऐसी शर्तें हैं जिस पर यहां नेगोशिएशन अभी होना बाकी है। बाकी चीजों पर अमेरिका पहले से माना हुआ है। नहीं तो जेडी वेंस कह सकते थे कि हां ये भी हम ओपन नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं हटाएंगे। ये भी कह सकते थे कि इनके जो फ्रीज एसेट्स हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें आ सकती थी, यूएन चार्टर की बात आ सकती थी, आईएईए की बात आ सकती थी, लेकिन ये सारी बातें यहां नहीं आई हैं। ये सारी बातों पर कहीं ना कहीं, इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष सहमत होता हुआ, क्योंकि एक पक्ष ने तो अपनी डिमांड रख दी, ईरान ने अपनी डिमांड रख दी है। अब अमेरिका को इस पर मोहर लगाने की बात थी। अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी बात आपने बताई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर अमेरिका जो है वो इजराइल की तरफ अगर देखता है, और इजराइल की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि दो इनके साथी इजराइल की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, कुशनर और विटकॉफ, और उनको देखना होगा। इस बीच अगर इजराइल के पीएम ये कहते हैं कि हमने ईरान को नेस्तनाबूत हमें अभी करना बाकी है, अभी हमले होंगे, और उस वक्त कह रहे हैं जिस वक्त मैराथन मीटिंग चल रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने उसी बीच बता दिया कि वहां जो बातचीत हो रही है, बातचीत से कुछ निकल के नहीं आने वाला। और इससे नाराजगी भी थी, ईरानी पक्ष में काफी नाराजगी थी। एक इंफॉर्मेशन कल आपको याद होगा जब हम लोग न्यूज पॉइंट कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने दिया था, और हमारे ईरानी पक्ष ने दिया था, हमारे ईरानी साथी ने दिया था कि जिस वक्त हम न्यूज पॉइंट कर रहे थे, जिस वक्त उधर बातचीत चल रही थी, उस वक्त अमेरिका का नेवल डिस्ट्रॉयर, एक उनका जो युद्धपोत था, वो हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, हॉर्मुज की तरफ, और मात्र 300 मीटर की दूरी पर था। वो 330 किलोमीटर की दूरी पर था, माफी चाहूंगा, मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और उस वक्त आईआरजीसी ने बता दिया था, उनको धमकी दी थी कि अब अगर आप यहां से और आगे आए तो आपके ऊपर हम मिसाइल दागेंगे, और वहां वार्ताकारों को भी यह बात बता दी गई थी। इसके बाद आप याद कीजिए कि खबर यह आई कि वो वापस जा रहा है, और अमेरिका ऐसी हरकतें करता है, करता रहेगा, और ऐसे डिस्ट्रॉयर को भेजने की आखिर हिमाकत कल क्यों की गई, यह भी देखना होगा। तो बहुत कुछ यहां दिखाता है। इस बातचीत को अगर कहीं बेपटरी करने की बात है, तो जो भरोसे वाली बात थी अमेरिका के लिए, जो कह रहा था ईरान, वो भरोसा यहां दिखाई नहीं देता है प्रशांत जी। उस भरोसे पे कहीं ना कहीं जो खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए थी अमेरिका को, वो अमेरिका यहां खरा उतरने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आया। आप डिस्ट्रॉयर भेज रहे हैं, आप थोड़े देर के लिए, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 21 घंटे के लिए बिन्यामिन नेतन्याहू को इतना नहीं रोक पाए कि वो कोई बयान न दें, तो फिर आप किस वार्ता में, किस चीज में बैठे हुए हैं प्रशांत जी? इसीलिए मैंने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो खलनायक है वो नेतन्याहू है। और अब यूरोप को, चाइना को, रशिया को, अमेरिका को, इन सब को, दुनिया को सोचना है। भारत अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते इस पिक्चर में ही नहीं है, इस पूरी प्रोसेस के, लेकिन बाकी दुनिया को ये सोचना है कि क्या हम, ये दुनिया 1939 के द ग्रेट डिप्रेशन में जाएगी? क्योंकि ये जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में, ये ग्रेट डिप्रेशन के का पोटेंशियल है इसमें। ये पूरी दुनिया के जीडीपी को प्रभावित करेगा। जीसीसी कंट्रीज की जीडीपी इस 38 दिनों में 5.2% गिरी है, यूरोप की गिरी है, और सबके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, और अब और ज़्यादा बढ़ेगी इलेक्शन खत्म होने के बाद।
अभी तक तो कुछ फैसले हमारी सरकार ने रोक के रखे होंगे, उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नौकरियां जा रही, एनर्जी क्राइसिस, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, काम धंधे बंद हो रहे हैं। तो अगर ये होगा तो ये 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था दुनिया का, और उसके बाद ही भारत में भी फेमाइन वहाँ पे आया था, उसके बाद वो आर्थिक मंदी जो दुनिया 3-4 बार देख चुकी है, 2008-9 में भी देखा था हमने आर्थिक मंदी। 2008-9 की आर्थिक मंदी से भी ज़्यादा बड़ी आर्थिक मंदी आएगी अगर एनर्जी क्राइसिस की इस प्रॉब्लम को दुनिया ने सॉल्व नहीं किया। तो अब यूरोप के सामने, चाइना के सामने, दुनिया की शक्तियों के सामने यूनाइटेड नेशंस बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के सामने ये विकल्प है अभी भी कि क्या नेतन्याहू को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगाने की इजाज़त दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पूरी दुनिया और दुनिया के की जो अर्थव्यवस्था वाली बात जहां तक है, इतने बिलियन डॉलर्स निकाल लिए गए, मतलब पूरे शेयर मार्केट से, और जीडीपी, चाहे वो अमेरिका की जीडीपी हो, चाहे वो यूरोप की जीडीपी हो, चाहे इंडिया हो, इन सब के जीडीपी पे अगर निगाहें दौड़ाएं तो फिर वो बाद में एक क्वार्टर के बाद समझ में आएगा कि कहां इस जंग के कारण दुनिया चली गई है। तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच ईरान क्या कह रहा है और अमेरिका क्या कह रहा है, इस बीच दो खबरें और भी आई हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि दोनों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए, और पाकिस्तान कह रहा है कि ये सीज फायर जो है इसको दोनों देश आगे बढ़ाएं। ये दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जितना करना था किया, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि पाकिस्तान ने दो युद्धरत जंग में दो देशों को, जो जंग में थे, उन दोनों देशों को एक जगह लाकर बैठा तो दिया। इसके लिए पाकिस्तान की तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को के ऊपर किसका हाथ है, बरदहस्त कौन है, ये सारी चीजें किनारे छोड़ दीजिए, ये हम सबको पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि पाकिस्तान ने यहां पर कम से कम दो ऐसे देशों को अपने यहां बुलाकर एक मंच पर बैठाकर सीज फायर करवाकर और वहां तक ले जाने की कोशिश की। और जैसे प्रशांत जी अभी आप कह भी रहे थे कि चाहे कोल्ड वार हो, चाहे और भी कई वार हो, और बातचीत एक बार में हो जाए और एक बार में सब कुछ बिल्कुल फॉर्मुलेट हो जाए, ये संभव नहीं होता है। वार्ताएं घंटों चलती हैं, वार्ताएं दिनों तक चलती हैं, महीनों तक चलती हैं, और ये चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आराधना, कि ये सीज फायर जो है ये अभी अनवरत जारी रहनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन और क्या कुछ खबरें आ रही हैं, जरा दो चार खबरें इधर उधर से बहुत मैं देख रहा हूं आ भी रही, आपके पास भी खबरें हैं, क्या कुछ है जरा बताइए। जी बिल्कुल राजीव जी, ये जो बातचीत फेल हो गई, इस बातचीत को लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बातचीत में कभी भी पूरी तरह से शामिल था ही नहीं, यानी उसका मकसद था ही नहीं कि शांति को स्थापित किया जाए। ईरान तो ये आरोप लगा ही रहा है, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका की मंशा पर इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ये पूरी जंग हुई, अमेरिका का, अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे कि उसका जो सुप्रीम पावर का दर्जा है वो कहीं ना कहीं स्टेक पर आ गया। दुनिया में एक नैरेटिव अब ज्यादा मजबूत हो गया है कि अमेरिका को ईरान ने उसके सुप्रीम पावर के दर्जे को चोट दे दी है। इस पूरे जंग के दौरान सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अगर किसी चीज को लेकर, तो वो अमेरिका के दबदबे को लेकर, कि वो जो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा दिखाता है, अब कहीं ना कहीं वो दबदबा कम हो गया है, और इस जंग में ये साफ दिखाई भी दिया। ऐसे में अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस वार्ता के जरिए उसे ही कायम करने की कोशिश की गई। वो जो नैरेटिव चल रहा था कि इस जंग में अमेरिका हार गया, खुद अमेरिका की जनता, अमेरिका के जो सांसद थे, उनका भी बयान इसी तरह का आ रहा था, और जो खुफिया रिपोर्ट्स थी उनमें भी जो दावे किए जा रहे थे, अमेरिकी सेना की जो हालत बताई जा रही थी। और बीते दिन भी एक कतर के सैनिक, कतर में जो अमेरिकी सैनिक डिप्लॉयड था, उसका एक बयान सामने आया है। उसने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि किस तरह कतर में जो ईरान का हमला था उसमें कितना बुरा हाल हो गया था अमेरिकी एयरबेस का। उनके पास कोई सुरक्षा का साधन नहीं था, उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने कोई व्यवस्था तक नहीं की थी, और सीधे जंग में कूद गए थे। तो इस तरह से उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की तैयारियों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी।
और इस जंग में सीजफायर के लिए जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी, ईरान की 10 की 10 शर्तें मानने पर वो मजबूर दिखाई दे कि चलो इन पर बातचीत होगी, ये जो मंजूरी थी उसे लेकर भी कई सवाल उठे। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये ने कहीं ना कहीं अमेरिका की भी छवि को नुकसान पहुंचाया और उनकी बतौर राष्ट्रपति उनकी खुद की छवि को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस वार्ता के दौरान अमेरिका शांति की कोशिशों से ज्यादा अपनी छवि को सुधारने की कोशिशों में जुटा हुआ था कि कैसे भी वो अपना दबदबा दोबारा दिखा पाए। यही वजह है कि जब यूरेनियम संवर्धन की बात आई, परमाणु कार्यक्रम की बात आई, तो उसने दोबारा ईरान पर अपनी बातें थोपने की कोशिश की और ये मतलब उस पर जब ईरान तैयार नहीं हुआ तो ये वार्ता डिरेल हो गई। और इसके अलावा खुद ईरान का ही कहना है कि अमेरिका यहां जिस तरह आया था वो बिल्कुल भी उसकी प्राथमिकता शांति नहीं थी, उसकी प्राथमिकता थी उन सभी नैरेटिव्स को बदलना जो अमेरिका को लेकर चल रहे थे। लेकिन वो इसमें भी बहुत हद तक कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए जेडी वैंस का जो बयान आया है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, इसलिए यह वार्ता यहीं खत्म हो गई, हम वापस जा रहे हैं अमेरिका। यानी अमेरिका का अपर हैंड नहीं है इस वार्ता में। अमेरिका अभी भी ईरान के आगे मजबूर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं था कि ईरान की शर्तें अमेरिका ने नहीं मानी इसलिए यह वार्ता फेल हो गई। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। तो एक दिखाई देता है कि किस तरह इस पूरे जंग के दौरान अमेरिका का जो एक अपर हैंड का रोल था वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। अब अमेरिका ईरान के सामने झुकता हुआ नजर आने लगा है और वो जो पूरी कोशिश की इस वार्ता के जरिए उसने अपनी इमेज सुधारने की, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है। इसके अलावा अगर आपने अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की तरफ से जो अपील की जा रही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहती है कि पश्चिम एशिया के हालात सुधरे, वहां जंग दोबारा ना छिड़े, क्योंकि पिछले 40 दिनों में जिस तरह इस जंग में पूरे पश्चिम एशिया में तबाही दिखाई दी, खाड़ी देशों में कितने जगह तबाही का मंजर दिखाई दिया। इजराइल और ईरान तो युद्ध का मैदान बने ही थे, लेकिन पूरा खाड़ी क्षेत्र ही युद्ध का मैदान बन गया था। तो ऐसे में जो तबाही मची और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो ऊर्जा संकट दुनिया भर में खड़ा हुआ, ऐसे में सबकी डिमांड थी कि शांति वार्ता हो और वो सफल हो, जो सीजफायर हुआ है वो स्थायी रूप से लागू हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा, संयुक्त राष्ट्र ने बहुत स्वागत किया इस कदम का कि पाकिस्तान के मध्यस्थता में ही सही दोनों देश एक मेज पर तो आए, बातचीत तो हुई, लेकिन अब जब बातचीत नहीं बन पाई है तो पाकिस्तान का कहना है कि उनकी तरफ से अभी भी तमाम कोशिशें जारी रहेंगी कि दोबारा उन्हें एक टेबल पर लाया जाए, बातचीत दोबारा कराई जाए और कोशिश यही रहेगी कि युद्ध विराम को स्थायी रूप से लागू किया जाए। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, यह कोशिश रहनी चाहिए। इस बीच तुर्की भी नाराज हो गया। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का बयान भी सामने आया है और एर्दोगान का बयान जो है वो बड़ा एक अलग तरह का बयान है और कह रहे हैं, तुर्की का कहना है कि ये वार्ता असफल रह गई है और इसमें अब हम लोगों का, पहले उन्होंने बयान 3 घंटा पहले दिया था और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर ये वार्ता जब असफल हो गई है और वार अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ये हम लोगों का काम है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम इजराइल पे अटैक करें। ये तुर्की का कहना है कि हमारी ड्यूटी है कि इजराइल पे अटैक करें, लेकिन इसके बाद ऑफिशियल जो इनका बयान आया है, राष्ट्रपति का बयान, ऑफिशियल बयान, वो काफ़ी मायने रखता है। और ऑफिशियल बयान में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, नेतन्याहू जिन्हें उनके द्वारा किए गए अपराधों के कारण हमारे समय का हिटलर कहा जा रहा है। देखिए, नेतन्याहू हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हिटलर ऑफ आवर टाइम ड्यू टू द क्राइम ही हैज़ कमिटेड, साफ साफ इज वेल नोन फिगर विथ अ क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड, साफ साफ जिन्हें उनके द्वारा किए गए अपराधों के कारण हमारे समय का हिटलर कहा जा रहा है नेतन्याहू को, एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति जिनका आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधी और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू के प्रशासन के तहत इजराइल नरसंहार के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई का सामना कर रहा है। नेतन्याहू का वर्तमान उद्देश्य चल रही शांति वार्ताओं को कमजोर करना और क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखना है। इसमें विफल रहने पर उन पर अपने ही देश में मुकदमा चलाया जा सकता है और संभवतः उन्हें कारावास की सजा सुनाई जाएगी। यहां कह रहे हैं, ये राष्ट्रपति की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों द्वारा निराधार
लगातार बेशर्म और झूठे आरोपों में निशाना बनाया जाना उन सच्चाइयों से उत्पन्न असुविधा का परिणाम है जिन्हें हमने लगातार हर मंच पर आवाज उठाई है। तुर्की निर्दोष नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा कि नेतन्याहू को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। ये बड़ी बात यहाँ पर टर्की की तरफ से, टर्की के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आया है कि अगर दोबारा यहाँ जंग भड़कती है तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला बोलें। ये छोटी बात नहीं हो सकती है। आता हूँ जल्दी से एक छोटा सा कमेंट प्रशांत जी आपसे, फिर आंचल आपके पास आता हूं। और भी कई अपडेट्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और कोशिश हम कर रहे हैं कि ईरान से और पाकिस्तान से हमारे साथी जुड़े हैं। लेकिन प्रशांत जी, ये टर्की का बयान, और यहां पर मैं थोड़ा गंभीरता से इस बयान को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो या फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, ऐसे ही धीरे 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 उसका फैलाव हुआ था। और यहां अगर दो देशों के बीच वार्ता असफल रही तो यहाँ पर इतनी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए जितनी चिंता की बात वार्ता के बाद जंग के भड़कने की होनी चाहिए। और जंग को भड़काने की बात नेतन्याहू कल से कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, इसीलिए वो युद्ध अपराधी है। और वो कल मैप दिखा दिखा के बता रहा था कि ईरान में हमने कहां कहां क्या दागे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को लेबनान में इजराइल ने मार डाला। यहां 350 से 250 से ज्यादा 265 महिलाएं हैं, 165 बच्चे हैं, 100 के लगभग स्वास्थ्य कर्मी हैं लेबनान में मारे गए। और ये सब अभी के हाल फिलहाल की बात है, ऐसा नहीं है कि ये एक लंबा वक्त और उसके आंकड़े हैं। गजा में 70,000, एक दो आंकड़े नहीं, 70,000 आपने गजा में मार डाला। सोचिए ऐसे आदमी से, युद्ध अपराधी से, जिसको कि दुनिया 21st सेंचुरी का हिटलर बता रही है, उससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडल लेकर आए हैं। शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जेडी वेंस, राजीव जी, जो भविष्य के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं, इस विफल बातचीत के बाद वो लौटेंगे तो एक हारे हुए नेता के तौर पर लौटेंगे। एक ऐसे नेता जिसका कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है। अगर वो कोई समझौता लेके जाते तो उनको अभी से लोग अगला राष्ट्रपति के तौर पर देखने लग जाते। उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पे लग गया। और खासकर उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैगा में। और ये नेतन्याहू की वजह से हुआ। पूरी दुनिया को अब ये देखना है कि क्या ये नेतन्याहू इस दुनिया को इकोनॉमिक रिसेशन में डालेगा, क्या इस दुनिया में मिसाइल और हत्याएं चलती रहेंगी नेताओं की, क्या कोई नैतिक अनैतिक कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बचेगा। अभी अमेरिका जिस बातचीत टूटी है, 26 फरवरी को यही बातचीत हो चुकी थी। ईरान राजी हो गया था न्यूक्लियर जो परिष्कृत यूरेनियम को हैंडओवर करने को। जब जेनेवा में बातचीत हुई है तो वो उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट आ चुके थे। नेतन्याहू ने उसको उलट दिया। और आज भी राजीव जी जिस तैयारी के साथ जेडी वेंस 300 लोगों के साथ आए थे, 70 लोगों का डेलीगेशन जो है वो ईरान का आया था। कई हफ्ते बैक चैनल पे बातचीत हुई है, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, उसमें यूरोप भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, रूस भी शामिल था। इन सब के बाद अगर बातचीत हुई है और इतनी बड़ी बड़ी टीम लेके लोग आए थे इस्लामाबाद, तो जाहिर सी बात है कुछ अचीव करने आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। सब अपने नेगोशिएटिंग पॉइंट के पॉइंटर्स मार करके आते कि ये डिमांड करेंगे, इस पे स्केल डाउन करेंगे, यहाँ पे स्केल डाउन नहीं करेंगे। वो लेकर आते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, वो सब लेकर आए थे होंगे। लेकिन ये बातचीत विफल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू है
और उसका अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल है। अब यूरोप को, बड़ी दुनिया को सोचना है कि इस नेतन्याहू का क्या करें। अगर ये वॉर दोबारा शुरू होती है तो वापस होगा, वापस इकोनॉमी के खतरे आएंगे। दूसरी बात कि एक नई पहल अब यूरोप को करनी चाहिए। जहाँ पे बात बंद हुई है, वो यूरोप को अब बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए ईरान से। और यूरोप जो है वो अमेरिका को और ईरान को एक टेबल पर बैठाए। यूरोप के पास क्योंकि उसका पॉलिटिकल जिसको कहें कि प्रोफाइल बहुत बड़ा है, यूरोपियन कंट्रीज का इकॉनमी भी बड़ी स्ट्रांग है और उनके पास वीटो पावर भी है फ्रांस के पास, तो यूएन में। तो ये इसलिए यूरोप को एक नई पहल करनी चाहिए शांति की, वरना ये इकॉनमी के लिए बहुत बुरी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। और अगर कोई और इस पूरे घटनाक्रम को संचालित कर रहा है, गवर्न कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है, तो वो इकोनॉमी के जो कर्ता धर्ता हैं, यानी जो टॉप गन व्यापारी हैं वो हैं। और वो चाहेंगे कि हॉर्मुज खुले, वो चाहेंगे कि शांति स्थापित हो। लेकिन क्या अमेरिका और जिस डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते हैं? क्या कुछ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? आंचल आपके पास डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान आया क्या इस बीच? जी बिल्कुल। जिस तरीके से इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई और वो बेनतीजा रही, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा था कि जो अगर ईरान नहीं झुकता है अमेरिका के सामने, ईरान नहीं तैयार होता है झुकने को, तो उसके बाद वो नौसेना नाकाबंदी कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ट्रंप कार्ड इन्वर्टेड कॉमास में, और लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति धारण करता है अगर ईरान झुकता नहीं है तो नौसेना नाकाबंदी की जाएगी। जिसके बाद यह साफ साफ ये दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद यहां पर ईरान झुक जाएगा उनके इस पोस्ट के बाद। लेकिन अगर देखा जाए ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को तो पहले ही दिन ये लगा था कि वो ईरान को झुका देंगे, वहां पर अपनी सैन्य क्षमता दिखाएंगे, सैन्य ताकत दिखाएंगे, तो शायद वो ईरान को कमजोर कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया और उसके बाद भी वो जंग में काफी दिनों तक डटा रहा, उसके बाद यहां पर अमेरिका के पास दो ही रास्ते यहां पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही रास्ते काफी मुश्किल है अमेरिका के सामने। डोनाल्ड ट्रंप के पास दो रास्ते ही हैं कि पहला तो ये कि या तो वो बातचीत के लिए राजी हो जाए ईरान की शर्तों पर, ईरान की शर्तों को मान ले, उनके सामने झुक जाएं, या फिर दूसरा यह है कि या तो फिर ये जंग आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीके से अभी तक वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला, आगे ये जंग और ज्यादा खतरनाक होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में ये दोनों ही रास्ते काफी दिलचस्प माने जा रहे, काफी बड़े, काफी मुश्किल रास्ते हैं अमेरिका के लिए। और दोनों में से कौन सा रास्ता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनते हैं, इस पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आते हैं, पहले वो झुकने को तैयार थे और अब जिस तरीके से उन्होंने ईरान की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है, और जो अभी उनका ट्वीट सामने आया, ट्रूथ सोशल पर जो पोस्ट किया, उसके बाद ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका यहां पर ईरान की शर्तों पर बात करने को तैयार होगा। क्योंकि जो एक उम्मीद थी इस बातचीत के बाद, इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद यहां पर कुछ बातचीत से हल निकल जाएगा, जो पूरे पश्चिम एशिया में तबाही देखने को मिल रही है वो यहां रुक जाएगी। कई देशों ने अपील भी की, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से अब ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका को तो बस एक बहाना चाहिए था बातचीत से बाहर निकलने का, और वो बहाना उसको मिल गया है। अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना ही नहीं चाहता था। और अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं जंग और ज्यादा खतरनाक मोड में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जंग खतरनाक मोड़ पे जाती हुई दिखाई दे रही है कि अगर यहां से जंग फिर से उसकी शुरुआत होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन यह बातचीत, इस्लामाबाद की बातचीत फेल हो गई कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, बेनतीजा बातचीत, नतीजा जो है वो कुछ ना कुछ निकल के इसका एक सबसे बड़ा, अगर इसके पॉजिटिव पहलुओं को देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यहां दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं एक टेबल पे दोनों पक्ष तो आए तो सही। दूसरी बात कि कम से कम 72 घंटे से दोनों पक्षों में सीज फायर तो है। इस सीज फायर को, इस युद्ध विराम को, इस संघर्ष विराम को और आगे बढ़ाने की कोशिश, अपील ये की गई है पाकिस्तान की
की तरफ से भी ये अपील की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, कि दोनों पक्ष एक साथ एक मंच पे आए। ये बात भी कही जा रही है। दुनिया में अभी जहां जहां सुबह सवेरा हो रहा है वहां वहां से खबरें अब आ रही हैं धीरे धीरे, और लोग यही चाहेंगे, देश यही चाहेंगे कि ये शांति वार्ता बनी रहे, चले, आगे भी बढ़े और शांति स्थापित हो। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से जो साथी बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से 3 डिमांड, और 3 डिमांडों पे बात कहीं ना कहीं अटक गई। डिमांड ना रखें लेकिन 3 मुद्दे कह सकते हैं, 3 मुद्दों पे बात अटकी है। पहला, जेडी वेंस का कहना है कि इस परमाणु संवर्धन की जो बातचीत थी, यूरेनियम संवर्धन की, जो यूरेनियम एनरिचमेंट जिसको कहते हैं, उसकी जो बातचीत थी वो बात अटक गई है, पटरी से पे आ नहीं पाई, क्योंकि ईरान इससे अपने आप को पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान कहता है हम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे लेकिन हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। इनको डर यही है कि ये परमाणु बम बना लेगा, और सबसे अगर देखा जाए इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। यहीं से इस दोनों देशों के बीच युद्ध को हम लोग, दोनों देशों को युद्ध में जाते हुए हम लोगों ने देखा। 2025 में जो 12 दिनों की जंग चली उसमें भी परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ही बातचीत आगे न बढ़ पाई थी, और उसके बाद 12 दिनों तक जंग चली। जंग के बाद फिर एक सीज फायर, और उसके बाद फिर से फायर, और वो भी 9 महीने बाद। तो ये एक मुख्य मुद्दा है, और इस मुद्दे के इर्द गिर्द बाकी तमाम चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं। इसी मुद्दे से निकलकर एक और भी गंभीर मुद्दा सामने आया, और वो है हॉर्मुज का। क्योंकि आप परमाणु बम मारने और हमारे नस्लों को खत्म करने, सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दें, और हम जो हैं हम बताएंगे कि आपका जो आवाजाही आपकी है वो रोक कर आपको लाखों करोड़ों डॉलर का घाटा दिलाएंगे, दुनिया को अंधेरे में डाल देंगे। अभी यूरोप में आप लोग देख रहे होंगे कि ये वक्त जो होता है पूरी दुनिया यूरोप की तरफ भागती है। पर्यटन के हिसाब से यूरोप इस वक्त काफी पैसे कमाता है, लेकिन वहां पर हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा यूरोप चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये जंग जो है वो रुके। तो इसलिए एक ये प्रमुख रूप से ये मुद्दा, और इस मुद्दे से दूसरा मुद्दा जुड़ता है, वो है हॉर्मुज का मुद्दा। और इन्हीं दोनों मुद्दों के बाद आगे तीसरा मुद्दा जुड़ता है, वो है कि इस पूरे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो, शांति बहाली हो, और उसके लिए ईरान ने कहा कि लेबनान के ऊपर हमला रोकिए, ईरान ने कहा हूतियों के ऊपर हमला रोकिए, ईरान ने कहा हमास के ऊपर हमला रोकिए। हालांकि लेबनान का जिक्र शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में, सीज फायर की अपील वाले ट्वीट में किया था, और यह भी याद रखिए कि वो ड्राफ्टेड ट्वीट कहां से आया था, तो ये आप समझ सकते हैं। तो अमेरिका इस बात को लेकर भी तैयार था कि लेबनान पे हम हमला रोक देंगे, यानी इजराइल जो हमला कर रहा है रोक देंगे, लेकिन लेबनान पर जिस ढंग सीज फायर के बाद जिस ढंग से हमला किया, वहां पर जिस ढंग से नरसंहार किया गया इजराइल की तरफ से, उसे पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की। तो इसलिए ये गंभीर मुद्दा यहां पर सामने आता है। तीसरा जो गंभीर मुद्दा सामने आता है, तीसरे के बाद इन 3 मुद्दों के साथ साथ चौथा गंभीर मुद्दा आता है कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली और कैसे हो। उसके लिए ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल अपने अड्डे यहां से बंद करें, खासकर अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उसको यहां से लेके जाएं। ईरान ने इस जंग के बीच 39 दिनों तक लगातार फायर जो हुई है, दोनों तरफ से जंग हुई है 39 डेज, इस बीच ईरान ने अमेरिका के 17 में से 13 बेस को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, और इस बात को अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए ईरान यहां से इस दावे को ईरान खारिज चाहता है कि अमेरिका जो है वो इस बात को माने। अमेरिका इस दावे को खारिज कर रहा है। चलिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर यह बात अटकी पड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से ये 3 बात, जिसमें परमाणु संवर्धन, इसको लेकर जेडी वेंस अपनी बात रख रहे थे। जेडी वेंस ने जाते जाते एक बात और कही है। जेडी वेंस के दूसरी टिप्पणी जरा स्क्रीन पर ले आइए। जेडी वेंस कह रहे हैं कि हमें ये स्पष्ट प्रतिबद्धता देखनी होगी कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और न ही ऐसे उपकरण हासिल करने की कोशिश करेंगे जिनसे वो जल्द से जल्द परमाणु हथियार बना सकें। यही संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का मूल लक्ष्य है, और हमने इन वार्ताओं के माध्यम से यही हासिल करने का प्रयास किया है। यहां पर कुल मिलाकर जो बात मैं रख रहा था वहीं पर आकर बात रुक गई। परमाणु
हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन क्या ईरान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान कह रहा है कि हमारा परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम जारी रहेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हमारा जारी रहेगा। लेकिन हमारे रहबर, जो बार बार रहबर वर्ड यूज किया जाता है, यानी जो उनके आयतुल्ला अली खामनेई जो जिनकी शहादत हो गई, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें मास किलिंग हो, जिससे लोगों को का भला ना हो, ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन यही बात प्रशांत जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूं, जरा प्रशांत जी को लेके आइए। यही बात तो ईरान के साथ भी कही जाती थी, इराक के साथ कही जाती थी। आपने इराक को बिल्कुल तबाह कर दिया 2003 में। 2005 में आपने सद्दाम हुसैन को लटका दिया फांसी पे, और उसके बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और अभी भी 12 दिनों की जंग आपने लड़ी, और उस जंग में आपने कहा कि हमने नतांज, इस्फहान, तेहरान, सब जगह तबाही मचाकर हमने इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को ही, प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर से आप कहते हैं कि ये वही काम कर रहा है। तो आप घूम फिर कर इस परमाणु, और अभी भी जेडी वेंस वहीं आ गए हैं, उसी जगह फिर से आ गए हैं। यानी आप घूम फिर के वहीं आ जा रहे हो जो है ही नहीं। आपको कुछ दिख नहीं रहा है। आप इस बात को साबित तो कर दो कि इनके पास, ईरान परमानेंटली कह रहा है कि 400 किलोग्राम हमारे पास यूरेनियम है, और यह घोषित तौर पर IAEA को दिए गए आंकड़े के आधार पर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ईरान छिपा रहा है। तब आप इस बात को लेकर क्यों आगे इस पूरी बातचीत को लटकाए हुए हैं? क्या यहां से एक विन विन सिचुएशन की तरफ बढ़ने की कोशिश, जिस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका काफी पिछड़ चुका है, उसमें फिर से खुद को लाने की कोशिश, फिर से पांव जमाने की कोशिश के कारण एक गलत आरोप ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है, यह माना जाए प्रशांत जी? बिल्कुल। और वो देखिए, ईरान के पास जो यूरेनियम है वो 60% इनरिच्ड है। 60% इनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड नहीं होता है, वेपन ग्रेड होगा 90%। लेकिन ईरान के पास वो स्किल जरूर है कि वो 90% भी अचीव कर सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के लिए खुला हुआ है। IAEA वहां पे जाता है, और IAEA ने इंस्पेक्शंस किए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने इंस्पेक्शन किए हैं। इसके उल्टा इजराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में किसी इंटरनेशनल एजेंसी को नहीं घुसने देता। एक रोग कंट्री है वो, और उस रोग कंट्री को पूरा समर्थन है ट्रंप का। कभी सुना आपने इजराइल में, कभी इजराइल ने अलाउ किया हो IAEA को अपने यहाँ? कभी नहीं करेगा। ईरान का बिल्कुल, तो ये इराक की तरह बिल्कुल सही कि झूठी कहानी गढ़ी गई, और झूठी कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ी गई क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका का पिट्ठू नहीं है। बाकी GCC कंट्रीज अमेरिका के पिट्ठू हैं, और वो फिलिस्तीन के मसले को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, और इजराइल से अकेले निपटने के लिए सक्षम है। आज अगर अमेरिका जो है वो वॉर थिएटर से निकल जाए, ये सब कहानियां जो प्लांट होती हैं हमारे गोदी मीडिया में भी इजराइल के बारे में, ये सब कहानियां धरी की धरी रह जाएंगी। अगर अमेरिका एक हफ्ते के लिए भी अगर वॉर थिएटर से निकल जाए, फिर आप देखिए कि ईरान क्या करता है इजराइल के साथ। तो दूसरी एक बड़ी जो नया एक जो इसमें मैं आप कहो कि एक नया एंगल या एक नया जो है पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे बड़ी चीज कि आपको मालूम है राजीव जी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि शिमला समझौता हुआ, या भारत पाकिस्तान का, या कोई और समझौते होते हैं, तो उसके पहले कई राउंड नीचे के अफसरों की बात होती है, फिर विदेश मंत्रियों की बातचीत होती है कई राउंड, और उसके बाद
जब केवल औपचारिक कुछ चीजें रह जाती हैं, तब बड़े यानी पॉलिटिकल जो बड़ी शख्सियत है वो सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति बिल्कुल गलत थी जेडी वेंस को भेजने की, दो वजह से। जेडी वेंस को इतने कॉम्प्लेक्स इशू को और इतने बर्निंग इशू को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है। और दूसरी बात कि जिसका पॉलिटिकल करियर बचा हुआ है अभी, जिसको राष्ट्रपति पद की दावेदारी करनी है, आपने उसको इस्लामाबाद से बगैर समझौते के खाली हाथ वापस भेज दिया। ये कभी नहीं होता है। समझौते में, जब समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में, उपराष्ट्रपति के स्तर के अधिकारी को तब भेजा जाता है कि जब विदेश मंत्री स्तर पे काफी चीजें आयरन आउट हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, उसके बाद वो उपराष्ट्रपति जाता है। आप देखिए ईरान की तरफ से कौन आया? ईरान के राष्ट्रपति नहीं आए, ईरान के उपराष्ट्रपति नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जेडी वेंस को भेजा तो उनके प्रोटोकॉल को मैच करने के लिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट के स्पीकर को भेजा। लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात यह कि इतना स्ट्रेटेजिकली जो है पुअर है ट्रंप इस मामले में, या वो प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ले रहे हैं। अपने दामाद को भेज दिया आपने इतने कॉम्प्लेक्स नेचर का जो नेगोशिएशन है, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है, जिसमें मैरीटाइम समुद्री रास्ता भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के सैंक्शन भी शामिल है, जिसका इतिहास 1979 से है, जिसमें तमाम यूएन के रेजोल्यूशन शामिल है, उसको हैंडल करने के लिए आपने जो शिष्टमंडल भेजा, तो एक जिनको जेडी वेंस, जिनको इस तरीके के नेगोशिएशंस का कोई एक्सपोजर पहले का नहीं है। दूसरा, आपने दो बिजनेसमैन भेजे, विटकॉफ और जेड कुशनर। जेड कुशनर की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वो दामाद हैं। दूसरी उनकी क्वालिफिकेशन है कि बिजनेसमैन है। जो विटकॉफ है वो क्या है? वो रियल एस्टेट के बिजनेसमैन है। उनको इतने, अच्छा ये कोई मामूली नेगोशिएशन भी नहीं था, ये कोई टैरिफ का नेगोशिएशन नहीं था। ये तो एक वॉर चल रही है, और दुनिया की बहुत सबसे गंभीर वॉर चल रही है, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो अपने ब्रिंक पे रखा हुआ है, टोस पे रखा हुआ है। ऐसी वॉर को में जिसमें तमाम कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज में जिसमें कि मिडिल ईस्ट के पीस फ्रेमवर्क भी है, जिसमें न्यूक्लियर मामला भी है, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी है, क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन का मामला है, फाइनेंशियल मामले हैं, वहाँ आपने ऐसे लोगों को भेजा। तो और ईरान पूरी तैयारी के साथ है, जैसे मैंने कहा। तो इसके फेल होने का कारण वही है कि ईरान तैयारी के साथ था, लेकिन ट्रंप की रणनीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत गलत है। इसके परिणाम हम देखेंगे आगे रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिटिक्स में भी अमेरिका की, कि आपने जेडी वेंस जो यंग पॉलिटिशियन है, जिनको राष्ट्रपति पद की तरफ जाना है, उनको आपने एक हार की माला पहना दी पहले। तो ये एक गलत स्ट्रेटजी अमेरिका की तरफ से हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान आया है, और लंबा चौड़ा बयान है उनका। थोड़ा सा उसका हिस्सा रखना चाहता हूं, आपके सामने लिख रहे हैं, क्योंकि ये आधिकारिक बयान है विदेश मंत्रालय का, ईरान के विदेश मंत्रालय का। जब विदेश मंत्रालय की बात आती है, विदेश मंत्रियों की बात आती है, तो अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री तो नजर आते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहाँ थे? ये सवाल भी उठता है। वो नहीं गए थे, आखिर क्यों नहीं? क्या उनकी जगह टिकट जो है उनके, वो जिस टिकट से हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एयरफोर्स 2 में क्या उनके लिए जगह नहीं थी? ये तो पूछा जा सकता है। क्या विटकॉफ और कुशनर दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे? क्या मार्को रूबियो यहूदी नहीं है?
ये सवाल सोचिएगा जरा। खैर, यहां क्या कह रहे हैं यहां इस्माइल बघाई जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, देखिए कह रहे हैं हमारे लिए, जी हां, हमारे लिए कूटनीति ईरानी भूमि के रक्षकों के पवित्र जिहाद की निरंतरता है। हम अमेरिका द्वारा किए गए वादों के उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को भूले नहीं हैं और न ही भूलेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों के दौरान उनके और जायोनी शासन द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। सीधा सीधा ये इजराइल के लिए कहा जा रहा है। इस्लामाबाद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यस्त और लंबा दिन रहा। शनिवार की सुबह से पाकिस्तान के उदार प्रयासों और मध्यस्थता से शुरू हुई गहन वार्ता अब तक निर्बाध रूप से जारी है। यह थोड़ी देर पहले का बयान है और दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और ग्रंथों का आदान प्रदान हुआ है। ईरानी वार्ताकार ईरान के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपनी सभी क्षमताओं, अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। हमारे महान पूर्वजों, प्रियजनों और देशवासियों की भारी क्षति ने ईरानी राष्ट्र के हितों और अधिकारों की रक्षा करने के हमारे संकल्प को पहले से कहीं अधिक दृढ़ बना दिया है। कोई भी चीज हमें अपनी प्यारी मातृभूमि और महान ईरानी सभ्यता के प्रति अपने महान ऐतिहासिक मिशन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और न ही रोकनी चाहिए। ईरान का इस्लामी गणराज्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए कूटनीति सहित सभी साधनों का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, परमाणु मुद्दा, युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंधों को हटाना और ईरान तथा क्षेत्र में चल रहे युद्ध की पूर्ण समाप्ति सहित मुख्य वार्ता विषयों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इस कूटनीतिक प्रक्रिया की सफलता, दूसरे पक्ष की गंभीरता और सद्भावना, अत्यधिक मांगों और गैर कानूनी अनुरोधों से परहेज और ईरान के वैध अधिकारों और हितों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हम वार्ता की मेजबानी करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनके परोपकारी प्रयासों के लिए पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य की सरकार और वहां के उदार और नेक लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान को आभार, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस संदेश को जारी किया है ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने। और यहां साफ साफ जो बातें कही जा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बातचीत के बीच में ही आखिर वक्त में ये मैसेज दिया गया। लेकिन यहां पर भी वही 4 मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से, जिसमें परमाणु का मुद्दा जो है वो बार बार आता है। परमाणु का मुद्दा इसलिए बार बार क्योंकि परमाणु मुद्दे पे ही, परमाणु संवर्धन के इर्द गिर्द ही सारी बातें होती हैं। एक छोटा सा कमेंट आराधना आपसे, एक छोटा सा कमेंट आंचल आपसे और प्रशांत जी, फिर इस चर्चा को जल्दी से समाप्त करेंगे और 12 बजे से न्यूज रूम से सीधे लाइव लेकर हमारे दोनों साथी समीर जी और अमलेंदु जी आपके साथ मौजूद रहेंगे। और लगातार दिन भर कवरेज देखिए आप ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता आखिर क्यों फेल हुई, या फेल हुई वार्ता, या इस वार्ता की शुरुआत है। क्या इसे फेल कहेंगे या एक नई शुरुआत कहेंगे? क्या जंग रुक गई है या जंग की भी शुरुआत होगी? शुरुआत क्या दोनों तरफ से होगी या एक तरफ से होगी, यह भी देखा जाएगा। आराधना। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये वार्ता की शुरुआत कहा जा सकता है। आगे वार्ता होनी चाहिए, इस बात की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन ये होगा या नहीं ये आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर वार्ता होती भी है तो जैसा अभी दिखाई दे रहा है इस वार्ता में ईरान कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, उसकी वो ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है अमेरिका के सामने। ऐसे में यह भी हो सकता है कि अगर वार्ता दोबारा होती है तो उस दोबारा वार्ता में भी वो वार्ता लंबी खिंच सकती है, क्योंकि महज कुछ घंटों में इस मुद्दे का समाधान निकलना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंचल, क्या कहेंगे आप? वार्ता, आपको लगता है कि वार्ता आगे बढ़ेगी या वार्ता फेल, मतलब फेल? जिस तरीके से ईरान का और अमेरिका का रुख देखा जा रहा है तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा अभी कि ये वार्ता आगे चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि धमकियां तो दोनों तरफ से ही दी जा रही हैं। शर्तें मानने को अमेरिका तैयार नहीं है और ईरान भी ये साफ कर चुका है कि इस बार वो दबाव में नहीं आएगा। वो पूरे तरीके से मजबूत है और उसने पूरी तैयारी की हुई है। अगर अमेरिका के मतलब ये जो है पूरा का पूरा गेम जो है वो अब अमेरिका के हाथ में है, मतलब कि ईरान ने गेंद जो है अमेरिका के पाले में फेंक दिया। ऐसे में अमेरिका को फैसला करना होगा कि वो क्या चाहता है, जंग चाहता है या बातचीत के जरिए हल निकालना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट, आपको क्या लगता है? वार्ता की शुरुआत हुई है या वार्ता यहीं पर फेल और क्लोज, आगे कुछ नहीं? जी की आवाज बढ़ी, अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी। अभी आप ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान दिखा रहे थे और जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 21 घंटों में
दर्जनों कागज इधर उधर हुए हैं। तो बहुत डॉक्यूमेंट्स गए हैं और उन सब का अध्ययन होगा, उनमें से तमाम रास्ते निकाले जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट रद्दी की टोकरी में नहीं चले गए हैं। तो एक प्रोसेस की शुरुआत हुई है। भले ही वो अमेरिका के लिए एक खराब वो रहा कि वो बगैर कुछ लिए चले गए। ईरान का डेलीगेशन तेहरान कुछ लेकर लौटा है। दो चीज़ें वो लेकर लौटा है। एक कि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आए। एक वो ये लेके लौटे हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने मिनाब नाम लेकर आए, वो स्कूल के बच्चों की फ़ोटो लेकर आए और पूरी दुनिया के मीडिया अटेंशन उन्होंने ले लिया इसमें। और तीसरी बात जो वो लेकर लौटे हैं, वो कोई 800,000 करोड़ रुपए जो उनके फंड फ्रोजन थे, उसको वो रिलीज करवाने में कामयाब हो गए। वो तो अब उल्टा नहीं हो सकता, वो तो रिलीज हो गया, बैंक से चला गया। अब मैं आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल दूं तो मैं वापस नहीं निकाल सकता वहां से। तो वो तो चला गया। और जिस वक्त ये वार्ता चल रही थी उस वक्त उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो घंटों से बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चाहे कुछ भी हो, जीत हमारी ही होगी। हो सकता है कि वो समझौता कर लें, हो सकता है कि ना करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका के नजरिए से हमारी जीत होगी। ये बात वहां पर कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब 21 घंटे लगातार मैराथन बैठक चल रही थी और इस बैठक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया था। लेकिन यहां से जेडी वेंस वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए ये हाथ हिलाते हुए और लेकिन बहुत कुछ देते हुए, बहुत कुछ लेके जाते हुए। और इन सब के बीच क्या ये बातचीत आगे जारी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या यहां से जंग को फिर से हम उफान पे आते हुए देखेंगे? क्या जंग यहां पर परमानेंटली हम रुकते हुए देखेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है, यह भी आपको सोचने की जरूरत है। और क्या शांति बहाली होगी? क्या ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बहुत सारे सवाल, इन सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। और प्रशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आराधना आपका शुक्रिया, आंचल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो लगातार जुड़े रहे, आप सबका भी। अभी से ठीक 5 मिनट बाद सीधे न्यूज रूम से देखिए सीधे ब्रेकिंग न्यूज, और उसमें बहुत कुछ विस्तार से लगभग 1 घंटे। उसके बाद फिर हम लेकर आएंगे आपके सामने लाइव दिन भर। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, दुनिया भर के रिएक्शंस, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना बाकी है। तुर्की यानी टर्की के प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया आपने देख ली, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि इजराइल कल्प्रिट है, उसके ऊपर हमला करना चाहिए। इजराइल आज की तारीख में, नेतन्याहू आज की तारीख में दुनिया के नए हिटलर के रूप में उभरे हैं और इसीलिए उनको यहां नेस्तनाबूद करना जरूरी है। जो नए हिटलर हैं यानी बिन्यामिन नेतन्याहू, तो तुर्की के राष्ट्रपति के हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो वो अपने हिसाब से, अपने अंदाज से वो कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहेगी और ईरान को अभी मजा चखाना बाकी है। ये कल रात का बयान, लेकिन ये बड़ा बयान है उस वक्त जब इधर डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि और ईरान के प्रतिनिधि दोनों आमने सामने बैठे थे। एक बड़ी घटना जो घटी वो हॉर्मुज में जो डिस्ट्रॉयर लेकर आए, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जो 30 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन बात यही है कि जब बातचीत चल रही है तो आप इधर बढ़ क्यों रहे थे? और इसीलिए ईरान कहता है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। और ईरान ये भी कहता है कि यहां इजराइल को हम उतना दोषी नहीं मानते हैं जितना दोषी अमेरिका है। जरा इस पर भी सोचिएगा, ईरान ऐसा क्यों कहता है? इसका जवाब हम देंगे जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे लाइव में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।